सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम क्लास 9 के साइंस का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो मैं छोड़ूंगा। पूरा जैसे आपका बुक है, जैसे आपका न्यू एनसीईआरटी का पैटर्न है, ठीक उसी तरह एकदम पूरा कवर करते हुए चलेंगे। और अगर ये सीरीज आप कंप्लीट करते हो तो स्कूल के जो एग्जाम है उसमें एक भी मार्क नहीं छूटेंगे। क्लियर। और ये जो पूरा चैप्टर है हम लोग बेसिकली इसको दो पार्ट में कवर करेंगे, और ये आपका पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 आएगा। क्लियर। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस पार्ट में हम लोग मोशन एंड रेफरेंस पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक्स चीजें। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, एंड कुछ न्यूमेरिकल समझेंगे इसी सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्लियर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी डिले हम लोग अपना पहला सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आता है वो होता है मोशन, कि सर मोशन क्या है। मोशन के लिए तुम्हें सबसे पहले समझना पड़ेगा क्या, तुम्हें पहले सबसे समझना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। तो एक रेफरेंस पॉइंट को कंपेयर करने के बाद अगर हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या रेस्ट में है, तो उसी पार्ट को हम लोग बोलेंगे मोशन। यानी कि जैसे कि देखो, ये है तुम्हारा घर। ठीक बात है। तुम्हारे घर से बहुत दूर तुम्हारा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे एक ट्रेन खड़ी है। ठीक है, ये है तुम्हारे पास ट्रेन। क्लियर। और यहाँ पे है तुम्हारा स्कूल। ये जो सी पॉइंट में ड्रॉ कर रहा हूं ये है तुम्हारा स्कूल। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं घर को एक रेफरेंस पॉइंट मानूं कि घर के कंपैरिजन में, ये तुम्हारे हाउस के कंपैरिजन में क्या ये ट्रेन आगे पीछे मूव कर रहा है? जी मूव कर रहा है। जब ट्रेन का टाइम आएगा तो ये ऐसे ऐसे आगे चला जाएगा, फिर पीछे से नया ट्रेन आएगा। क्लियर बात। और अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूं, जैसे कि ये हमारा घर है, तो घर से हमारा स्टेशन पड़ता है सर 5 किलोमीटर। घर से हमारा स्कूल सर आता है 2 किलोमीटर। यानी कि मैं घर के कंपैरिजन में बात कर रहा हूं, समझो मेरी बात को। तो ये जो तुम्हारा घर है ये हो गया रेफरेंस पॉइंट। यानी कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को एक रेफरेंस के तौर पे मानेंगे, एक कंपैरिजन के तौर पे मानेंगे कि मैं घर को स्टेबल माना और घर के कंपेयर में ट्रेन का मूवमेंट हुआ, तो उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। देखो जो कि आगे लिखा है, इट इज ए फिक्स्ड known location or object used as a baseline to measure the position, distance or movement of another object। कोई भी another object का अगर हमें पोजीशन देखना है, हमें डिस्टेंस देखना है और हमें मूवमेंट देखना है, तो हमें रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। जैसे कि बेसिक एग्जांपल मैं कर दूंगा, तुम अगर बोलोगे कि हमारा स्कूल का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, तो भाई 5 किलोमीटर कहाँ से है? मार्केट से 5 किलोमीटर, घर से 5 किलोमीटर, हॉस्पिटल से 5 किलोमीटर, थाने से 5 किलोमीटर। अगर तुम बोलोगे कि हमारा स्कूल घर से 5 किलोमीटर है, तो तुम्हारा घर हो गया रेफरेंस पॉइंट। अगर तुम बोलोगे कि हमारा स्कूल हॉस्पिटल से 5 किलोमीटर है, तो हॉस्पिटल हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट। मतलब जिसके कंपैरिजन में तुम लोग एक और ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, टाइम, सॉरी उसका जो मूवमेंट है, उसका जो पोजीशन है, ये सब चेक कर रहे हो, तो उसी फिक्स ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। आई होप क्लियर हो गया होगा बात। ठीक है। और ये रेफरेंस पॉइंट के प्रोस्पेक्टिव से अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज लगा, जैसे कि घर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर अंदाजा लगाऊं, तो मुझे ये लगेगा कि सर ये ट्रेन तो मूवमेंट कर रहा है, आगे पीछे जा रहा है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे मोशन। क्लियर। रेफरेंस पॉइंट क्या है, मोशन क्या है? जैसे कि ये देखो रेफरेंस पॉइंट, ये लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कार जा रहा है इसकी लेफ्ट की तरफ, पर अगर लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कार तो उसकी राइट तरफ जा रहा है। तो ये होता है रेफरेंस पॉइंट। एक और बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, बेस्ट एग्जांपल। सपोज ये है एक टाइप के बस। ठीक है, बस में 2 सीट है, ये सीट नंबर 1, ये सीट नंबर 2। सपोज बस जो है वो गया भद्रक से, क्या भद्रक से गया बीबीएसआर। ठीक है, मैं बीडीके से बीबीएसआर गया। तो मुझे ये बताओ, ये दोनों जो लोग बैठे होंगे इसके अंदर, तो इन दोनों के बीच भद्रक में जितना डिस्टेंस होगा, भुवनेश्वर में भी उतना ही डिस्टेंस होगा। कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं तो
इन दोनों सीट के बीच में जितना डिस्टेंस भद्रक में होगा उतना ही डिस्टेंस भुवनेश्वर में ही होगा। तो अगर ए की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसको बी कैसा लगेगा? भाई तुम अगर बस में बैठे हो तो तुम्हारे पास अगर तुम्हारे दोस्त बैठा है तो तुम्हें क्या लगेगा, वो मूवमेंट कर रहा है या रेस्ट बैठा है? वही वो रेस्ट बैठा है, क्योंकि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक उसी तरह अगर मैं सी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सी जो कि बस में नहीं है, जो कि बस के बाहर खड़ा है, तो उसको लगेगा ए और बी ये दोनों मूव करते हुए ऐसे 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 आगे जा रहे हैं। तो ये होता है रेफरेंस पॉइंट। अगर हम ए को रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे तो उसको लगेगा कि बी तो रेस्ट है। भाई भुवनेश्वर भद्रक में भी मेरे पास बैठा था और गाड़ी आके भुवनेश्वर पास गया, भुवनेश्वर भी मेरा पास बैठा है। बट सी को लगेगा ये दोनों मूव कर रहे हैं और इसी को हम लोग बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। क्लियर? देखो यहाँ पे, इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट चेंजेस विथ टाइम, देन उसको हम लोग बोलेंगे मोशन। अगर वो चेंज नहीं होता है उसको बोलेंगे रेस्ट। देखो जैसे कि यहाँ पे ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बी का पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ, तो ए को लगा बी कहाँ पे है, बी रेस्ट पे। पर सी के पॉइंट ऑफ व्यू में लगा कि बी मूव हो रहा है, बी आगे आगे जा रहा है, तो बी कहाँ पे आ गया, बी आ गया मोशन पे। तो मोशन और रेस्ट ये दोनों हमेशा अलग अलग होते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली। क्लियर? इतना बात समझ में आ गया। और हम सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी टॉपिक पे आएंगे जो कि है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले मैं पिक्चर में बताने को ट्राई करूंगा, फिर मैं डेफिनेशन पे आऊंगा। ठीक है? जैसे कि ये है तुम्हारे स्कूल और ये है तुम्हारे महिला मित्र के घर, तुम्हारा किसी लड़की फ्रेंड का घर। तुम लोग, उसका बर्थडे है, तुम लोग स्कूल से उसके घर तक जाओगे। तो ये है रोड, देखो पूरा रोड का पिक्चर बना हुआ है। सपोज यहां से यहां तक तुमने गए 3 किलोमीटर, फिर तुमने एक टर्न लिया जो कि आता है 1 किलोमीटर, फिर एक और टर्न लिया जो कि आता है लेट 1 किलोमीटर, एक और टर्न लिया जो कि आता है 2 किलोमीटर, देन फाइनली एक लेफ्ट टर्न तुमने ले लिया जो कि आएगा 1 किलोमीटर। उसके बाद तुम उसके घर में पहुंच गए। तो मैं अगर ये पूछूं कि भाई कितना रास्ता तुमने कंप्लीट किया, तुमने कितना किलोमीटर चल के आया या फिर तुम कितना किलोमीटर साइकिल लेके आए, तो वो हो जाएगा डिस्टेंस। मतलब एक्चुअली में तुमने कितना ट्रैवल किया, तुमने घर से इसका सॉरी तुमने स्कूल से इसके घर तक आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 1 4 1 5 5 2 6 6 1 7। तो मतलब तुमने एक्चुअली में 7 किलोमीटर कवर किए उसके घर तक आने के लिए। क्लियर ये बात? पर अगर मैं ये बोलूं कि उसके स्कूल से उसके घर तक जो सबसे छोटा और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है? ध्यान से देखो, ये है स्कूल, ये है तुम्हारे उसका घर। तो इन दोनों के बीच में ये अगर एक रोड आ जाता जो कि नहीं है, अगर हम इमेजिन करें कि यहां से एक और रोड अगर पास होता ऐसे करके अगर एक रोड यहां से पास होता ना, तो सर ये पूरा एकदम शॉर्टकट होता स्कूल से घर के लिए। तो वो जो शॉर्टकट है उसी को हम लोग बोल देंगे क्या? उसी को हम लोग बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो रास्ता एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ से इसने स्टार्ट किया था, पूरा ऐसे 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 घूम के यहाँ पे आके पहुंच गया। पर सर अगर ये यहाँ पे सीधा आ जाता इसी लाइन पे, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो रास्ता उसने कंप्लीट किया एक्चुअली में उसको बोलेंगे डिस्टेंस। क्लियर हो गया? आई होप बात है। देखो डेफिनेशन पूरा इजी है। द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये है इसका इनिशियल पोजीशन और ये है उसका फाइनल पोजीशन। यहाँ पे ये होम स्कूल था, ये इनिशियल पोजीशन, ये होम हो गया फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल तक जितना एक्चुअल डिस्टेंस उसने कवर किया है ना, जितना एक्चुअल डिस्टेंस इसने कवर किया, एक्चुअल पाथ, उसी को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है? आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो क्वांटिटी होता है वो हमेशा दो टाइप का होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी को अगर हम सिर्फ नंबर से कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ नंबर से, जैसे कि एग्जांपल में अगर बता दूं कि अभी कितना टाइम हुआ है, तुम लोग बताओगे कि सर 9 बजे है, कि सर 6 बजे है, 7 बजे है। क्या तुम ये बताओगे कि सर 9 बजकर नॉर्थ साउथ,
कि 6 बजकर साउथ ईस्ट नहीं बताओगे, तुम लोग सिर्फ उसका नंबर बताओगे। कि अगर मैं अभी बोलूं कि तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर क्या है, तुम लोग बोलोगे सर अभी 37.5 डिग्री है। क्या तुम बताओगे कि 37.5 सर ईस्ट की तरफ है? नहीं ना, तुम लोग सिर्फ नंबर बताओगे 37.5। जैसे कि मैं अगर बता दूं कि तुम्हारा स्केल कितना सेंटीमीटर है, तुम लोग बोलोगे 30 सेंटीमीटर। क्या तुम बोलोगे 30 सेंटीमीटर ईस्ट, 30 सेंटीमीटर साउथ? नहीं ना। तो कुछ ऐसे क्वांटिटी होता है जिसका सिर्फ नंबर बोलना होता है हमें, जैसे कि मास हो गया 4 kg चावल, 3 kg चीनी, इसी के टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, एनर्जी हो गया। जिसका हम लोग सिर्फ नंबर बताना होता है वो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। उसी क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे क्या? स्केलर्स। पर जिस क्वांटिटी को बताने के लिए हमें नंबर के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। देखो ध्यान से, यहाँ इस वाले पिक्चर पे देखो, इस वाले पिक्चर पे ध्यान से देखो कि ये जो रोड एक्चुअली उसने कवर किया था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ ऐसा कवर किया था, ये कोई भी डायरेक्शन में जा रहा है, कभी ईस्ट की तरफ, कभी नॉर्थ की तरफ, कभी साउथ की तरफ। पर अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालें तो यही तो एक ही पाथ है जो शॉर्टेस्ट पाथ है, इसके अलावा और कोई पाथ ही नहीं है जो शॉर्टेस्ट होगा। तो अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें, लेट अगर शॉर्टेस्ट पाथ 3 किलोमीटर का हुआ अगर, तो क्या हम बोल देंगे 3 किलोमीटर कोई भी डायरेक्शन जाओ? सोचो ये बंदा अगर 3 किलोमीटर यहां से आ गया तो क्या वो जा पाएगा उसके महिला मित्र के घर? अगर वो बंदा यहां से आ गया तो क्या वो जा पाएगा? नहीं। पर्टिकुलर इसी डायरेक्शन में अगर वो 3 किलोमीटर ट्रैवल करता है तभी जाके वो अपने घर में पहुंच जाएगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 3 किलोमीटर इन दिस डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट को बोलने के लिए हमें चाहिए क्या? नंबर भी एंड डायरेक्शन भी, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर बात। देखो जैसे कि रमेश ट्रैवल 65 किलोमीटर, हमें कोई अंदाजा नहीं कि वो 65 किलोमीटर ईस्ट में जा रहा है कि वेस्ट में जा रहा है कि नॉर्थ में जा रहा है, इसीलिए वो डिस्टेंस में आ गया। पर अगर हम यही बोल दे कि रमेश ट्रैवल 65 किलोमीटर इन साउथ वेस्ट फ्रॉम क्लॉक टावर, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे डायरेक्शन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक कौन सी क्वांटिटी है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डेफिनेशन तो बहुत ही इजी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अगर हम एक्चुअल पाथ कैलकुलेट कर लें तो वो हो जाएगा डिस्टेंस, अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर लें तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इतना तो इजी है भी नहीं, बहुत इजी है ये। अभी एक क्वेश्चन आता है कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों से जीरो कौन हो सकता है? तुम लोग खुद एक इमेजिन करो, जैसे कि देखो यहाँ पे, जैसे कि क्या मैं बता देता हूँ। देखो ये एक पूरा सर्कुलर पाथ है, देखो तुम्हें दिख रहा होगा, ये एक सर्कुलर पाथ है पूरा। ठीक है, मुझे ये बताओ, ये पर्सन ने यहां से घूमना स्टार्ट किया, ये जो रेड कलर में देख रहे हो ना, ये सपोज उसका है इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट यहां से उसने चलना शुरू किया था। तो मुझे ये बताओ, इस पाथ में ये पूरा ऐसे 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 करके घूम के पूरा आके फिर अगेन वही पॉइंट पे रुक गया। तो मुझे ये बताओ, चलना तो वही से शुरू किया था, बट उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है सर? सर अगर वो वहां पे रुका तो यही तो उसका हो जाएगा फाइनल पॉइंट। ध्यान से सोचो, बहुत मतलब डिफिकल्ट चीज नहीं है, पर अगर तुम सोच लोगे ना बहुत इजी लगेगा। वहां से चलना शुरू किया था, यानी कि ये था इनिशियल पॉइंट, जैसे कि इस पिक्चर में यहाँ पे यह था इसका इनिशियल पॉइंट, पूरा घूम घाम के यहाँ आ गया, ये फाइनल हो गया। बट यहाँ तो सर सेम जगह पे उसका इनिशियल पॉइंट था, फिर घूम घाम के वो सेम जगह पे आ गया। तो सर इनिशियल भी वही है और फाइनल भी वही है, यानी कि डिस्टेंस तो उसने कवर किया। डिस्टेंस कैसे जीरो होगा? देखो यहाँ से पूरा चल के ऐसे 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 करके चल के पूरा ये घूम के आ रहा है, तो जितना रास्ता इसने चल के कवर किया, मतलब ये जो पाथ उसने चल चल के कवर किया ना, इसी को तो हम लोग बोलेंगे ना डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता। जीरो क्या होगा? जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि वहां पे इनिशियल है और वहां पे ही फाइनल है। देखो लिखा है डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट कब? व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन आर द सेम। और यहाँ पे एक और बात याद रखना कि डिस्टेंस, सॉरी, और यहाँ पे एक और बात हमेशा याद रखना कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है कैन नेवर बी जीरो। क्लियर बात, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता।
देखो यहाँ पे पी से उसने स्टार्ट किया था, पूरा कुछ भी रास्ते पे घूमे, कोई कहाँ भी जाए, फिर आके वही ही पहुंच गया। मतलब जहां से शुरू किया था वहीं आके पहुंच गया, यानी कि ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्लियर बात है? ओके। देन देखो एक टाइप का सर्कल है, एक सर्कल है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया होगा ए, एक पर्सन ने ए से पूरा ऐसे घूमना स्टार्ट किया, वो पूरा ऐसे घूम के क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हें, और क्वेश्चन है भी तुम्हारे बुक में, ये पूरा ऐसे घूम के आके अगेन वो ए पॉइंट पे पहुंच गया, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बताओ। वीडियो एक बार पॉज करके मुझे बताओ। तो सर अगर वो पूरा ऐसे सर्कुलर पाथ में, इसी रोड में अगर वो पूरा ऐसे घूम के आया है पूरा, तो ये जो सर्कुलर पाथ का जो सर्क्यूमफेरेंस है, यही तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा ना। समझो, ध्यान को ध्यान से समझो। अगर वो पूरा इस पाथ से ऐसे करके घूम के आया है, तो यही जो सर्क्यूमफेरेंस है, यही उसका हो जाएगा डिस्टेंस। और सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस क्या होता है, 2πr, ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस। और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि वहां से ही स्टार्ट किया था, घूम के आके वहीं पे पहुंच गया। और अगर मैं छोटू सा यहाँ पे एक सवाल तुम्हें दूं, जैसे कि देखो ये है तुम्हारे सर्कल, और एक पॉइंट ने, सॉरी सर्कल में अच्छे से बनाया था, ठीक है, हो जाएगा अच्छे से। देखो जी, ये है तुम्हारे सर्कल, और ये पॉइंट से एक बंदे ने घूमना स्टार्ट किया। उसने क्या किया, उसने घूमा 2 फुल राउंड एंड 1 हाफ राउंड। सर क्या फुल राउंड क्या हाफ राउंड, देखो उसने कवर किया था एक्चुअली 2 फुल राउंड एंड 1 हाफ राउंड। जैसे कि देखो ये है तुम्हारे पास पूरा सर्कल बन गया, ये सर्कल, ठीक है, और इसी पॉइंट से उसने मूव करना स्टार्ट किया था। ये तुम्हारे पॉइंट नंबर ए। तो ध्यान से देखो, पहले ये 1 राउंड घुमा पूरा, ये घुमा 1 राउंड, अगेन वहां से फिर से 1 राउंड ऐसे करके घुमा, देन अगेन वो क्या किया, अगेन ऐसे जाके हाफ राउंड घूम गया, मतलब यहाँ पे वो है। यानी कि जब वो 2 पूरा राउंड घुमा, तो वो 2 बार सर्कमफेरेंस को कवर करेगा। और मैंने यहां बताया, एक बार सर्कमफेरेंस को कवर करने पे वो डिस्टेंस कवर करता है 2πr। तो 2 बार जब सर्कमफेरेंस को कवर करेगा, तो वो पूरा जब डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो डिस्टेंस कवर करेगा 2 × 2πr। ये कितना, ये 2 फुल राउंड के लिए। फिर उसने एक हाफ राउंड भी तो गया ना, ऐसे करके यहां से पूरा इतना तक एक हाफ राउंड भी गया। तो ये मुझे बताओ, अगर पूरा राउंड हुआ 2πr, तो आधे के लिए क्या हो जाएगा, आधे के लिए हो जाएगा 2πr/2, यानी कि हो जाएगा πr। तो ये था 2 पूरे राउंड के लिए, और प्लस करेंगे 1 πr हाफ राउंड के लिए, यानी कि उसका पूरा डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 4πr + 1πr = 5πr हो जाएगा उसका डिस्टेंस। और यहां पे तुम लोग वीडियो पॉज करके मुझे ये बताओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ध्यान से मुझे बताओ। देखो ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और ये था उसका एंडिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट। ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये था उसका एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में यही तो है उसका शॉर्टेस्ट पाथ। और ये क्या होता है सर्कल का, सर्कल का ये होता है डायमीटर, डायमीटर यानी कि 2r। तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। इसी तरह अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो तुम्हें कैलकुलेट करके आंसर निकालना होगा। क्लियर बात है? ठीक है, आगे मूव करेंगे। देखो ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। कहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का चैनल है शुभ्रा एकेडमी, ठीक है, SUBHRA शुभ्रा एकेडमी। तो यहाँ से ये नोट को पूरा अच्छी तरह से पढ़ लेना। और अगर तुम्हारे पास नोट नहीं है लिखने टाइप के, तो इसी को ही तुम लोग नोट की तरह लिख लेना, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कुछ डिफरेंस मैंने बता दिया कि ये 0 हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये जो पूरा डिफरेंस बिटवीन है, इसको तुम लोग वीडियो पॉज करके या फिर नोट्स डाउनलोड करके टेलीग्राम से पढ़ लेना। क्लियर बात है? अब एक और सवाल पे आता है कि क्या डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इक्वल हो सकता है, क्या डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ये इक्वल हो सकते हैं। देखो ध्यान से, सिंपल सी बात मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि यहां से एक पॉइंट है, ये है उसका रोड, ठीक है, एक बंदे ने यहां से चलना शुरू किया, यहां तक ऐसे बी तक उसने चलना शुरू किया। तो मुझे ये बताओ कि ये है उसका इनिशियल पॉइंट, ये है उसका फाइनल पॉइंट। सपोज उसने 7 किलोमीटर चला, तो 7 किलोमीटर क्या हो जाएगा भाई, 7 किलोमीटर उसका डिस्टेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 7 किलोमीटर ही ट्रैवल किया।
तो मुझे ये बताओ कि ए और बी के बीच में यही तो ही शॉर्टेस्ट पाथ है। देन देखो, ये कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके। ठीक है, देखो, ए बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। एक बॉडी है जो कि 4 किलोमीटर नॉर्थ पे ट्रेवल किया। ठीक है, और मैं ये बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी डायरेक्शन जानकारी नहीं है तो सबसे जो टॉप वाला डायरेक्शन होता है वो हमारा नॉर्थ होता है, जो हमारा राइट साइड वाला डायरेक्शन होता है वो हमारा ईस्ट होता है, जो हमारा लेफ्ट साइड का डायरेक्शन होता है वो वेस्ट होता है, एंड वो डाउन साइड वाला डायरेक्शन वो हमारा साउथ होता है। ये बात याद रखना। तो सबसे पहले जो बॉडी था वो 4 किलोमीटर नॉर्थ पे गया, यानी कि अगर ये बॉडी पूरा यहीं से स्टार्ट करता है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये 4 किलोमीटर तक गया नॉर्थ को। ठीक है, ये नॉर्थ को गया जो कि है उसका कितना 4 किलोमीटर। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, तो यहां से उसने राइट को टर्न किया, एंड अनदर 4 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो यहां से वो क्या किया, राइट को टर्न करके अगेन वो घूमा, कितना अगेन घूमा 4 किलोमीटर। इतना डाटा गिवन है। तो ये अगर उसका इनिशियल पॉइंट है ना, ये अगर उसका इनिशियल पॉइंट होगा तो ये हो जाएगा उसका फाइनल पॉइंट। अब पूछा गया है कि कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। बताओ टोटल डिस्टेंस क्या होगा। टोटल डिस्टेंस होगा जितना रोड उसने कवर किया है। तो उसने पहले 4 किलोमीटर गया, फिर से 4 किलोमीटर गया, तो मतलब टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा 4 + 4 यानी कि 8 किलोमीटर। सिंपल, मतलब जितना रोड उसने पूरा चल के कवर किया। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल एंड फाइनल के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये अगर इनिशियल पॉइंट है ए, ये अगर फाइनल पॉइंट है बी, तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ तो ये हुआ। अब हमें ये निकालना है, तो ध्यान से देखो, ये पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसका ये है उसका राइट एंगल। तो ये हो जाएगा उसका क्या, इस पार्ट ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा P एंड ये हो जाएगा B। और राइट एंगल का H कैसे निकालते हैं, H निकालते हैं P² + B² का स्क्वायर रूट करके। तो करो, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, अगेन ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो रूट ओवर हो गया, ये हो गया 32 का स्क्वायर रूट। इतना हो जाएगा ये वैल्यू क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, इजी बात है। मतलब टोटल जितना रोड उसने कवर किया होगा उसको हम लोग डिस्टेंस में कैलकुलेट करेंगे, और जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना इनिशियल और फाइनल के बीच में, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट में कवर करेंगे। क्लियर। अब आते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, देखो क्या लिखा है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ध्यान से ये वाला पिक्चर को देखो, इसने पहले यहां से चलना शुरुआत किया था ओ से, तो ओ से ये पूरा मूव किया सी तक। ठीक है, तो ओ से सी तक मूव करने में उसको पूरा 12 मिनट लगे, सॉरी उसको पूरा 2 सेकंड लगे। ठीक है, ओके, 2 नहीं, सॉरी 2 2 4 2 8, सॉरी ओ से ए तक कवर करने में, सॉरी सी तक कवर करने में लेट सपोज उसको पूरा 8 सेकंड लगे। कितना लगे, 8 सेकंड। तो वो 8 सेकंड में पूरा कितना रोड कवर किया, 8 सेकंड में उसने 12 किलोमीटर कवर किया। क्लियर बात, 8 सेकंड में वो 12 किलोमीटर कवर करता है। पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले 2 सेकंड में वो 4 मीटर कवर किया, फिर अगेन 2 सेकंड के बाद उसने देखा कि वो 8 मीटर तक पहुंच गया है, एंड अगेन 2 सेकंड के बाद उसने देखा कि वो 12 मीटर तक पहुंच गया है। तो उसने पूरा 6 सेकंड, सॉरी मैं 8 ले लिया यहाँ पे, 6 सेकंड। ठीक है, लेट सपोज एक बॉडी है जिसने टोटल 6 सेकंड में 12 मीटर कवर किया हो, पर वो 12 मीटर ऐसे कवर किया हो कि पहले 2 सेकंड में उसने 4 मीटर कवर किया, फिर अगले 2 सेकंड के बाद उसने देखा कि वो 8 मीटर तक पहुंच गया है। मतलब पहले 2 सेकंड में 4 कवर किया था, दूसरे 2 सेकंड के बाद उसने 8 तक पहुंच गया है, मतलब पहले 2 सेकंड और दूसरे 2 सेकंड के बीच में उसने 4 मीटर कवर किया होगा। क्लियर बात, ओके। फिर अगेन 2 सेकंड के बाद उसने देखा कि वो 12 किलोमीटर तक पहुंच गया है, यानी कि यहाँ पे भी उसने 4 मीटर कवर किया।
मतलब सर ये बात है कि जो पहला 2 सेकंड है उसने 4 मीटर कवर किया, फिर दूसरा 2 सेकंड में भी उसने 4 मीटर कवर किया, एंड तीसरा 2 सेकंड में भी उसने 4 ही मीटर कवर किया, यानी कि वो इक्वल डिस्टेंस मूव कर रहा है इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम सेम टाइम के गैप में वो सेम सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे कि तुम अगर तुम्हारे स्कूल पे जा रहे हो तो पहले 1 मिनट में सपोज तुमने 100 मीटर रोड कवर किया, फिर उसके अगले 1 मिनट में भी तुमने 100 मीटर कवर किया, फिर उसका अगले 1 मिनट में भी तुमने 100 मीटर कवर किया, फिर उसका अगले 1 मिनट में तुमने 100 मीटर कवर किया, यानी कि पूरे 4 मिनट में तुमने 400 मीटर कवर किया। तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? ओके। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? उसका ऑपोजिट। उसका ऑपोजिट यहां से देखो, जैसे कि ये 2 बजे निकला था घर से, 5 बजे तक उसका इंटरवल है, तो 2 से 5 बजे के बीच में कितना टाइम आता है? टोटल 3 घंटे का सफर है। पर ये 3 घंटे में देखो, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक इसने पूरा 60 किलोमीटर कवर किया, यानी कि पहले 1 आवर में इसने 60 किलोमीटर कवर किया। फिर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक गाड़ी थोड़ा स्लो हो गया, तो वो ओनली 40 किलोमीटर ही कवर कर पाए, यानी कि जो सेकेंड आवर है उसमें इसने 40 किलोमीटर कवर किया। फिर 4 बजे से 5 बजे तक वो गाड़ी को तेज कर लेता है, वो 50 किलोमीटर कवर कर लेता है, यानी कि जो थर्ड आवर है उसमें इसने 50 किलोमीटर कवर किया, यानी कि यहाँ पे गाड़ी तेज और स्लो हो रहा है। ध्यान से मेरी बात को समझो, यूनिफॉर्म मोशन जो था, यहाँ पे गाड़ी हो पर्सन हो तेज और स्लो नहीं हो सकता। मतलब इसमें हम लोग बोल सकते हैं, इसमें जो स्पीड है, इसमें जो स्पीड है वो स्पीड क्या होगा? वो स्पीड कंस्टेंट रहेगा। तुमने 1 मिनट में 100 मीटर कवर किया, फिर अगले 1 मिनट में भी 100 मीटर कवर करोगे, फिर अगले 1 मिनट में भी 100 मीटर कवर करोगे, यानी कि तुम्हारा स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे गाड़ी हर एक टाइम के इंटरवल में अलग अलग स्पीड में चलता है, तो गाड़ी कभी स्लो हो जाता है और गाड़ी कभी तेज हो जाता है। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे जो गाड़ी का स्पीड है वो क्या हो जाएगा? वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। क्लियर? इतना बात समझ में आएगा। अब हम देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी क्या है। ठीक है, जो मैंने स्पीड अभी बोला है कि गाड़ी का स्पीड तेज हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, क्या है मैं शॉर्ट टर्म में बताता हूँ। देखो, हमने अभी 2 टर्म पढ़े। क्या पढ़े? हमने अभी पढ़े डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, थोड़ी देर पहले पढ़े। तो डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो जो क्वांटिटी निकल के आएगा वो हो जाएगा क्या? स्पीड। ठीक उसी तरह अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो जो क्वांटिटी हमारे पास निकल के आएगा वो हो जाएगा वेलोसिटी। क्लियर? सिंपल एंड बहुत प्रिसाइज बात मैंने बोला है कि डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड कर दोगे वो आ जाएगा स्पीड, और वेलोसिटी को अगर टाइम से डिवाइड कर दोगे तो वो आ जाएगा, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो वो आ जाएगा वेलोसिटी। देखो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या लिखा है, सेम यहाँ पे फॉर्मूला देखो, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम इंटरवल। क्लियर? ओके। वेलोसिटी क्या है? देखो, वेलोसिटी लिखा है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, और डिस्प्लेसमेंट को ही तो हम बोलते हैं ना चेंज इन पोजीशन। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कितना रोड कवर किया, शॉर्टेस्ट पाथ, उसी को ही हम लोग बोलते हैं चेंज इन पोजीशन। तो वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला भी हो सकता है चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल। हालांकि ये तुम याद मत रखो, बस यही याद रखो कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। क्लियर? और रेट ऑफ चेंज क्या होता है? देखो, मैं थोड़ी यहाँ पे थोड़ा तुमको हायर क्लास की बात बताता हूँ, ये तुम्हारे बुक में नहीं है अभी। तो रेट ऑफ चेंज की बात क्या होता है? देखो, किसी भी क्वांटिटी में, हमारे फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी में अगर हम टाइम को डिवाइड करते हैं, किसी भी क्वांटिटी में अगर हम टाइम को डिवाइड करते हैं तो उसको रेट ऑफ चेंज बोला जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमने बताया कि डिस्टेंस बाय टाइम, तो हमने डिस्टेंस में टाइम डिवाइड किया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बाय टाइम जो है उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला था स्पीड। ये मैंने इसीलिए आपको बताया कि कभी कभी असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। ये सही है। स्पीड का जो डेफिनेशन था ना, डिस्टेंस बाय टाइम, उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। ठीक उसी तरह जो हमारे वेलोसिटी है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। फिजिक्स में कभी भी टाइम क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज।
क्लियर, पक्की बात। अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। हमने पूरा रिवीजन करो, हमने क्या क्या सबसे पहले पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। देन हमने सबसे पढ़ा मोशन क्या है। देन हमने उसके बाद पढ़ा डिस्टेंस क्या होता है। देन हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देन डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया, रेट ऑफ चेंज यानी कि ये स्पीड आ गया। डिस्प्लेसमेंट पर टाइम को डिवाइड किया, रेट ऑफ चेंज यानी कि ये वेलोसिटी आ गया। इतना हमने पढ़ा। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या, अभी हम पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। ध्यान से देखो एक्सेलरेशन क्या होता है। जो वेलोसिटी निकला था, मैं सिंपल टर्म में समझाया था, जो वेलोसिटी निकला था ना हमारा थोड़ी देर पहले, जो वेलोसिटी निकला था, अगर हम वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो जो क्वांटिटी निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, वो हो जाएगा एक्सीलरेशन। देखो लिखा है द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर ए टाइम इंटरवल इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। और चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कितना चेंज हुआ इनिशियल से फाइनल तक, और अगर हम उससे टाइम को डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा एक्सीलरेशन। और बहुत मैं ट्रिक बात बताता हूं, एक देखो एक्सीलरेशन का सबसे पहले तो यूनिट देख लो, यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड और ट्रिकी चीज ये है कि जितना भी एक्सीलरेशन दिया गया होगा उसका मतलब ये है कि तुम्हारा वेलोसिटी पर सेकंड उतना चेंज हो रहा है। नहीं आया समझ में? देखो ध्यान से, एक्सीलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूं कि एक बॉडी का एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पक्की बात है। इसका मतलब ये है कि उसका जो स्पीड है वो स्पीड पर सेकंड में 5-5 बढ़ रहा है। यानी कि सपोज हमने उसका स्पीड ले लिया 10 मीटर पर सेकंड लेट, तो एक सेकंड बाद उसका स्पीड हो जाएगा 15, मतलब व्हीकल का स्पीड बढ़ रहा है। सोचने वाली बात है, दिमाग पे जोर डालो। एक्सीलरेशन का मतलब यह है कि एक्सीलरेशन का जो वैल्यू दिया गया होगा वो वैल्यू उसके स्पीड में इंक्रीज हो जाएगा हर एक सेकंड में। यानी कि अगर पहला सेकंड में गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड में मूव कर रहा है तो उसके अगले सेकंड में उस गाड़ी का स्पीड हो गया होगा 15 मीटर पर सेकंड। फिर उसके अगले सेकंड में गाड़ी का स्पीड हो गया होगा 20 मीटर पर सेकंड। सोचो जब हम बाइक चलाते हैं, जब तुम्हारे पापा मम्मी लोग स्कूटी चलाते हैं, पापा बाइक चलाते हैं, तो जब वो एक्सीलरेटर को मोड़ते हैं ना ऐसे हाथ में जो होता है, तो गाड़ी का स्पीड इंक्रीज होता है। यानी कि गाड़ी अगर पहले सेकंड में 10 चला तो दूसरे सेकंड में 15 हो जाएगा। तीसरे सेकंड में अगर हम स्पीड देखें तो 20 हो गया होगा। चौथे सेकंड में अगर हम स्पीड देखें तो वो 25 हो गया होगा। ठीक है ना? तो ये बात याद रखो कि एक्सीलरेशन वो चीज है जो एक स्पीड को पर सेकंड में इंक्रीज करवाता है। क्लियर बात? देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। ये बहुत इजी बात है। जैसे कि सपोज इनिशियल वेलोसिटी में अगर दूंगा 40 मीटर पर सेकंड, गाड़ी 40 मीटर पर सेकंड पे चल रहा था, गाड़ी जो है वो 40 मीटर पर सेकंड पे चल रहा था, पर थोड़ी देर बाद जब गाड़ी का स्पीड इंक्रीज हुआ ड्यू टू एक्सीलरेशन तो गाड़ी 60 मीटर पर सेकंड में पहुंच गया। और 40 से 60 तक पहुंचने में उसको पूरा सपोज लगा 10 सेकंड। तो यहाँ पे पूछा जाएगा एक्सीलरेशन क्या है? तो सिंपल बात है, जो फाइनल वेलोसिटी होगा उसको हम माइनस करेंगे इनिशियल से एंड डिवाइड कर देंगे टाइम से। तो फाइनल यहाँ पे था 60 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल यहाँ पे था 40 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम आ गया 10 सेकेंड, यानी कि 20/10। तो एक्सीलरेशन निकल के आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत इजी है, फाइनल को माइनस करो इनिशियल। क्लियर बात है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 40 मीटर पर सेकेंड था व्हीकल, और थोड़ी देर बाद ये 60 मीटर पर सेकेंड हो गया, उसको पूरा 5 सेकेंड लगे। ठीक है? और मैं यहाँ पे कुछ सिंबल बताया था तुम्हें कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, क्या जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका सिंबल है u, और जो फाइनल वेलोसिटी है उसका सिंबल क्या है? उसका सिंबल है v। अब डाटा लिखो। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें दिया गया है 40 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी तुम्हें दिया गया है 60 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जो टाइम है, टाइम का सिंबल होता है ये वाले चैप्टर में t। तो यहाँ पे टाइम कितना दिया गया है? टाइम जो t है, टाइम दिया गया है 5 सेकेंड। ठीक है? तो हमें निकालना है क्या? तो हमें निकालना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन निकालना है तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि v माइनस यू बाई टी। ये हो गया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। और एक्सीलरेशन का सिंबल क्या होता है? a होता है। तो कैलकुलेट करो, सिंपल बात है। 60 माइनस 40/5, तो ये आ गया 20/5, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इजी बात है, यूनिट हमेशा लिखना, बिना यूनिट के मार्क कर सकता है, ठीक है। ओके, देन एक और सवाल देखो, एक और सवाल, वीडियो को पॉज करके ये वाला सवाल ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके, ट्राई कर लिया। तो बहुत बच्चों को ये सवाल का सेम आंसर आएगा, सेम 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर नहीं, यहाँ पे क्या गलती किया तुमने, ध्यान से देखो। यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड था, अगेन 60 मीटर पर सेकंड था, और टाइम का वैल्यू भी सेकंड में दिया गया था, मतलब तीनों का यूनिट सेम है। तुम्हें तो इतना पता होगा कि एक मैथमेटिकल कैलकुलेट करने के लिए हमें यूनिट को सेम लेना पड़ता है सभी क्वांटिटी के। पर ध्यान से यहाँ पे देखो, इसका इनिशियल तो 40 किलोमीटर पर आवर था, फाइनल 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक बात है, पर टाइम में 5 सेकंड दिया गया है। मतलब यहाँ पे जो 5 सेकंड दिया गया है, तो ये जो क्वांटिटी इसको मीटर पर सेकंड में होना जरूरी है, और इस वाले क्वांटिटी को भी मीटर पर सेकंड में होना जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ, नोट कर लो कि अगर कभी भी तुम्हें किलोमीटर पर आवर गिवन हो, स्पीड या फिर वेलोसिटी, किलोमीटर पर आवर गिवन हो, और तुम्हें उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो तुम क्या करोगे, सिंपल ट्रिक है, तुम मल्टीप्लाई करोगे, कितना मल्टीप्लाई करोगे, 5/18। और अगर तुम्हें उल्टा दिया गया हो, जैसे कि तुम्हें मीटर पर सेकंड दिया गया हो और तुम्हें उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हें अब मल्टीप्लाई करना है, कितना मल्टीप्लाई करना है, 18/5। ये एकदम गोल्डन रूल है, इसको हमेशा याद रखो, ठीक है। और सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले क्वांटिटी को चेक करो, यूनिट को चेक करो, यूनिट सही दिया गया है या फिर नहीं। तो सेम प्रोसेस में करते हैं, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन पे गिवन था 40 किलोमीटर पर आवर, हम उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से कटेगा 2 9 जा, 2 से कटेगा 2 20 जा, तो ये आ जाएगा 100/9 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमें दिया गया है यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। अगर हम 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो ये 3 से कटेगा 3 9, 3 से कटेगा ये पे 3 से कटेगा कितना 20, सॉरी 3 6 जाएगा, ठीक है, मैं 9 बोल दिया, तो ये आ जाएगा 20 × 5 कितना 100/6, अगेन 2 से कटेगा 3, 2 से कटेगा कितना 50, तो ये आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड, जो कि है v यानी कि फाइनल वेलोसिटी। और हमें यहाँ पे टाइम जो t है वो दिया गया है 5 सेकेंड। तो सिंपल हमें एसिलेशन कैलकुलेट करना है। एसिलेशन का फॉर्मूला क्या है, v - u/t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय t। क्लियर बात है, देखो यहाँ पे, तो v का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल के आता है, v का वैल्यू निकल के आता है 50/3, माइनस करेंगे, u का वैल्यू निकल के आता है 100/9, तो u का वैल्यू निकल के आएगा 100/9, उसको पूरा हम डिवाइड करेंगे, कितना टाइम आएगा 5। तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। ओके, 3 9 का एलसीएम आता है 9, 9 से 3 को डिवाइड करो तो आंसर निकल के आएगा 3, 50 × 3 जो कि आएगा 150, माइनस आ गया 100, 4 डिवाइडेड बाय 5, तो 150 - 100 जो कि वैल्यू निकल के आएगा 50/9, एंड डिवाइड है कितना 5, तो इसको आराम से सॉल्व कर देंगे, 50/9 × 1/5, जो कि आंसर निकल के आएगा 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको तुम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो कि ऐसे 1 होल 1/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, या फिर सिंपल तुम लोग 10/9 लिख सकते हो, या फिर तुम लोग उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ भी गलती नहीं होगा। क्लियर बात है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि जब भी अगर किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर दिया गया होगा और टाइम हमें सेकंड में मिलेगा, तो सबसे पहला ड्यूटी ये है कि किलोमीटर को कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में। उसके अगले ड्यूटी है कि मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करो किलोमीटर पर आवर में। क्लियर बात है। ओके, देन देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, देन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। देखो, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एवरेज एक्सीलरेशन इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्या बोला इसने, देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। तुम ध्यान से सोचो, वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि तुम्हारा गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड में मूव कर रहा था, थोड़ी देर बाद 12 मीटर पर सेकंड में मूव करा, फिर थोड़ी देर बाद 14 मीटर पर सेकंड में मूव करा, फिर थोड़ी देर बाद 16 मीटर पर सेकंड में मूव करा। यानी कि तुम्हारा गाड़ी का जो वेलोसिटी है वो 2-2 यूनिट में इंक्रीज हो रहा है।
तो 2-2 यूनिट में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन 2 है। तो यहाँ पे अगर व्हीकल है तो व्हीकल आगे जा रहा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है बट गाड़ी पीछे चल रहा है, ये तो नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ से यहाँ पे कार है, गाड़ी 10 में गया, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है पर तुम्हारा गाड़ी पीछे चल रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसी पॉइंट को इसने यहाँ पे थोड़ा टेक्निकली डिस्क्राइब किया है कि अगर तुम्हारा व्हीकल का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देन एक्सीलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब गाड़ी सेम डायरेक्शन में आगे जा रहा है। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तुम खुद सोचो, जैसे कि गाड़ी का तुम्हारा अभी स्पीड था 15, थोड़ी देर बाद गाड़ी का स्पीड तुमने देख लिया कि वो हो गया 13, फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी का स्पीड देख लिया वो हो गया 11, फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी का स्पीड हो गया 9, फिर थोड़ी देर बाद हो गया 7। इसका मतलब तुम्हारा गाड़ी स्लो हो रहा है भाई। सोचो, गाड़ी तुम्हारा 15 स्पीड में चल रहा था, फिर 13 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 7 हो गया, देन 5 हो जाएगा, देन 3 हो जाएगा, देन 1 हो जाएगा, ऐसे करके गाड़ी 0 हो जाएगा। तो मतलब गाड़ी तुम्हारा स्लो हो रहा है। गाड़ी कब स्लो होता है, या फिर तुम्हारा साइकिल कब स्लो होता है, जब तुम ब्रेक अप्लाई करते हो। क्या अप्लाई करते हो, ब्रेक अप्लाई करते हो। जब तुम ब्रेक अप्लाई करते हो ना, तो गाड़ी धीरे 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 स्लो होता है, यानी कि उसका जो एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी के अपोजिंग वार करता है। मतलब यहाँ पे जो एक्सीलरेशन आएगा ये नेगेटिव एक्सीलरेशन आएगा। तुम ध्यान से देखो, 15 था 13 हो गया, यानी कि -2 आएगा यहाँ पे एक्सीलरेशन। 13 था 11 हो गया, यानी कि 2 कम हो गया, मतलब -2 हो गया। 11 था 9 हो गया, मतलब 2 कम हो गया, यानी कि -2 आएगा। और यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है ये हमेशा क्या आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये बात याद रखना। और जब गाड़ी का स्पीड डिक्रीज हो रहा होगा, मतलब एक्सीलरेशन जब नेगेटिव आएगा, तो उसी केस को हम लोग एक स्पेशल नाम दे देते हैं, जिसका नाम होता है क्या, रिटार्डेशन। हालांकि ये तुम्हारा बुक में नहीं है, फिर भी याद रखो। क्लियर? ओके, ये कुछ नहीं लिखा, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या है, ध्यान से देखो, बस लास्ट टॉपिक है आज का वीडियो का। कांस्टेंट एक्सीलरेशन देखो, कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब उसका स्पीड में कोई भी चेंज नहीं है, या फिर अगर चेंज हो रहा है तो वो यूनिफॉर्मली हो रहा है। ध्यान से देखो, अगर गाड़ी का स्पीड है 10, सपोज मैंने एक्सीलरेशन मान लिया 2, गाड़ी का स्पीड है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब उसका जो स्पीड होगा वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा। मतलब 10 था, उसके बाद 12 हो जाएगा, उसके बाद 14 हो जाएगा, उसके बाद 16 हो जाएगा, उसके बाद 18 हो जाएगा। यानी कि उसका जो स्पीड इंक्रीज हो रहा है ना, उसका स्पीड इंक्रीज सेम तरीके से होगा, मतलब सही तरीके से होगा। क्लियर? देखो यहाँ पे वही बात लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट। डिक्रीज भी अगर होगा तो इक्वल अमाउंट में होगा। जैसे कि अगर स्पीड था 20, फिर स्पीड हो गया 18, फिर स्पीड हो गया 16, फिर स्पीड हो गया 14, मतलब डिक्रीज भी अगर होगा ना तो सेम सेम अमाउंट में डिक्रीज होगा। तो उसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन वहां पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब फिक्स है। तुम्हें तो यहाँ पे दिख रहा है ना कि 2-2-2-2 फिक्स है एक्सीलरेशन यहाँ पे। क्लियर? अब देखो, क्या ये एक्सीलरेशन 0 हो सकता है? जी जरूर हो सकता है। ध्यान से देखो, मैं एक तुमको पूरा फंडामेंटल वाले बात बताता हूँ, फिर मैं उसको प्रूव भी करूंगा। देखो ध्यान से, तुम्हें ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? जी सर, ये बताया था। ओके, जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो क्वांटिटी क्या निकल के आएगा, वो क्वांटिटी वेलोसिटी निकल के आएगा। तो मुझे ये बताओ कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, तो 0 बाई टाइम करेंगे तो वेलोसिटी भी 0 होगा। जी सर, वेलोसिटी भी 0 हो सकता है। ओके, देन अभी हमने पढ़ा कि वेलोसिटी को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो क्वांटिटी निकल के आएगा क्या, एक्सीलरेशन। अगर यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो सकता है तो एक्सीलरेशन भी 0 हो सकता है। जी, ये तो मैंने मैथमेटिकली समझा दिया तुमको। पर आओ प्रैक्टिकल समझते हैं कि एक्सीलरेशन एक्चुअली 0 कैसे हो सकता है। देखो ध्यान से, अगर गाड़ी का स्पीड सपोज 10 मीटर पर सेकंड है, तुम लोग एक कार में जा रहे हो, कार का स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। अगर वो कार का स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब पहले तुमने देखा कि गाड़ी का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड था, फिर 1 सेकंड के बाद तुमने देखा कि गाड़ी का स्पीड सेम 10 मीटर पर सेकंड ही है, फिर अगले सेकंड में देखा, थर्ड सेकंड में गाड़ी का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, फिर उसके अगले बाद तुमने देखा कि गाड़ी का स्पीड सेम 10 मीटर पर सेकंड है। मतलब गाड़ी का जो स्पीड था सर वो चेंज ही नहीं हो रहा है।
और मैंने ये पढ़ाया कि स्पीड जितना क्वांटिटी में इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब जितना क्वांटिटी में स्पीड चेंज होता है उसी को ही हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे 10 से 10 के बीच में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे भी 10 के 10 के बीच में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे ऑसिलेशन आ गया क्या, 0। ये था प्रैक्टिकल बातें। और मैथमेटिकली तो मैंने तुम्हें समझा दिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा होगा, ऑब्जेक्ट कैन मूविंग वेरी फास्ट एंड हैव 0 ऑसिलेशन। यहाँ पे वही लिखा रहा है कि व्हीकल जो है बहुत तेज मूव कर रहा होगा, बहुत तेज 50 60 70 किलोमीटर पर स्पीड मूव कर रहा होगा, फिर भी 0 ऑसिलेशन हो सकता है। कब? अगर गाड़ी एक 100 किलोमीटर पर आवर में मूव कर रहा है बहुत तेज, अगर वो 100 से चेंज ही नहीं हो रहा, सेम 100 पे मूव कर रहा है, तो तभी उसका ऑसिलेशन 0 हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा बात में बोलूं कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी आएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी कब आएगा, थोड़ी देर पहले याद करो मैंने पढ़ाया था यूनिफॉर्म मोशन। ये सब इंटर रिलेटेड है। यूनिफॉर्म मोशन में 0 ऑसिलेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी में 0 ऑसिलेशन। ऑब्जेक्ट अगर बहुत फास्ट मूव कर रहा है तब क्या 0 ऑसिलेशन हो सकता है, ये सर नो असम्पशन रीजन टाइप में आ सकता है और कॉम्पिटेंसी बेस में भी आ सकता है। क्लियर? यहाँ पे देखो बहुत अच्छी बात लिखी है, ऑसिलेशन डिपेंड्स नॉट ऑन हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ऑब्जेक्ट कितना तेज मूव कर रहा है उस पर ऑसिलेशन डिपेंड नहीं करता। चाहे ऑब्जेक्ट 200 किलोमीटर पर आवर में मूव कर रहा हो, जापान का बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर पर आवर पे मूव कर रहा हो, उस पर ऑसिलेशन डिपेंड नहीं करेगा। ऑसिलेशन डिपेंड करेगा हाउ क्विकली इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। मतलब उसका अगर स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है, बुलेट ट्रेन से भी वो ज्यादा स्पीड जा रहा है, पर उसका स्पीड में कितना चेंज हो रहा है। अभी 200 किलोमीटर पर आवर है, क्या वो अगले मिनट में 300 हो रहा है, क्या वो अगले मिनट में 220 हो रहा है? अगर वो चेंज हुआ तभी ऑसिलेशन आएगा, अगर वो कांस्टेंट रहेगा स्पीड, ऑसिलेशन 0 आएगा। क्लियर बात? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही डिटेल तरीके से मैंने समझाया। टाइम बहुत ज्यादा हुआ, आई एग्री, बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं डैम श्योर हूं कि कोई भी पार्ट आपका डाउट नहीं रहेगा। एग्जाम में किसी भी पार्ट में क्वेश्चन पूछे, चाहे असम्पशन रीजन हो, एमसीक्यू हो, केस बेस्ड हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, तुम लोग अंदाजा लगा के उसको कर सकते हो आराम से। ठीक है, अगर इसका पूरा नोट चाहिए, मैं पूरा नोट फ्री ऑफ कॉस्ट में अपलोड कर देता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है सुब्रा एकेडमी, सर्च कर देना टेलीग्राम पे, या फिर मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी में दे दूंगा। 2 जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ाई करते रहो और अच्छे से वीडियो को बिना स्किप किए पूरे स्टार्टिंग से एंड तक देखो, ताकि पूरा कंसेप्ट एक बारी में दिमाग में छप जाए और बाद में किसी भी टाइप का डाउट पैदा ना हुए। ठीक है, थैंक यू।